नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2025 से जो जीएसटी की रिटर्नों के अंदर जो मेजर चेंजिंग होने जा रही है उसके बारे में। यानी कि जब अपने सितंबर 2025 की जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करेंगे तो जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने से पहले अब अकाउंटेंट लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सीए साहब लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। टैक्स प्रोफेशनल जो एडवोकेट साहब लोग हैं उन लोगों को भी जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने से पहले मेहनत जो करनी पड़ेगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक अपने कह सकते हैं भी जो अगस्त 2025 तक जो अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल कर चुके हैं तो वहाँ पर हमें जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो जीएसटी का इनपुट टैक्स है वो हमारे 2B से ऑटोमेटिक आ जाता था। जो हमारा सेल का जो टैक्स है, जो हमारी सेल है टोटल, और उसका जो आउटपुट टैक्स है वो हमने जो जीएसटीआर 1 को फाइल किया था वहाँ से भी ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 3B हमारा ऑटोमेटिक ही प्रीपेयर हो जाता था। तो वहाँ पर अकाउंटेंट लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब जब अपने सितंबर 2025 की जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करेंगे अक्टूबर 2025 के अंदर, तो वहाँ पर अब हमें जो जीएसटी के जो दो नए कंप्लायंस जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं इनको हमें फॉलो करते हुए अब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करेंगे। अगर आपने ये दो काम नहीं किए, ये दोनों कंप्लायंस आपने फॉलो नहीं किए, तो आप सितंबर 2025 की जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल ही नहीं कर पाओगे। यानी कि जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने से पहले अब हमें आईएमएस डैशबोर्ड को प्रॉपर सही तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसको रिकम्प्यूट करके हमारा आईटीसी 2B के अंदर लाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। कौन कौन से ऐसी वर्किंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है विशेषकर अकाउंटेंट लोगों की। इसके साथ साथ जो हमारा क्रेडिट नोट का टैक्स है या फिर डेबिट नोट का जो हमारा जीएसटी का जो आईटीसी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा नए रूल से 1 अक्टूबर 2025 से, उसके बारे में भी पूरी डिटेल के साथ है जो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार या दूसरी बार अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने जा रहे हो या बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सितंबर महीने के अंदर ऐसी कौन सी मेहनत है जो हमें करनी पड़ेगी, जो अभी तक अपने अगस्त 2025 तक की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करी है वहां हमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी। उससे पहले अपने इसको अगस्त 2025 तक जो हमने जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल कर चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर अपने सितंबर महीने के अंदर जो हमारी मेहनत रहेगी, जो वर्किंग रहेगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, जीएसटीआर 3B रिटर्न हमें विशेष तो अगस्त 2025 तक की बात करें तो किसी भी अकाउंटेंट को इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जीएसटीआर 3B जो हम रिटर्न फाइल करते हैं, 3B रिटर्न फाइल करने का मतलब हो गया कि जो हमारा जो जीएसटी की जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करते हैं। भी हमारा इस मंथ के अंदर कितना इनपुट है, कितना हमारा आउटपुट है, टैक्स हमारा बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि वो हमें जीएसटीआर 3B से ही पता चलता है। अभी तक क्या था, जीएसटीआर 3B रिटर्न हमारी कैसे प्रिपेयर होती है, क्योंकि जो हमारा सप्लायर है जिनसे हमने गुड्स परचेज किया, जिसको अपने कह सकते हैं कि हमारा सेंट्रल क्रेडिटर है, तो जिन सप्लायर से हमने गुड्स परचेज किया, सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न को फाइल कर दिया और जो हमने टैक्स पे किया था जीएसटी के रूप के अंदर वो सारा का सारा जीएसटीआर 1 की फाइल करने के बाद में 15 तारीख से लेकर और 20 तारीख के बीच के अंदर वो टैक्स हमें जीएसटीआर 2B के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, और वही टैक्स अब हमें उनके जो इन्वॉइसेस थे सारे, वो इन्वॉइस हमें आईएमएस डैशबोर्ड में भी दिखते थे और ये जो 2B के अंदर जितना हमें आईटीसी दिखना स्टार्ट हो जाता था वो सारा का सारा हमारा ऑटोमेटिक जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट के अंदर आ जाता था। तो वहाँ पर हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट हमारा जीएसटीआर 2B से वहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक, और जो हमारा आउटपुट टैक्स है जो हमने जीएसटीआर 1 की जो रिटर्न हमने फाइल करी थी वहाँ पर जो हमारी टोटल सेल थी, टैक्सेबल सेल और टैक्स फ्री की सेल, वो जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिक आ गई और जितना हमारा आउटपुट टैक्स था वो भी जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिक आ गया। तो यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाती थी कि टोटल आपका आउटपुट टैक्स कितना है और आपका 2B से आपका इनपुट आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटेंट लोगों की मेहनत सिर्फ इतनी थी 3B फाइल के अंदर। अगर आपने कोई आरसीएम वगैरह कोई जमा करवाया है, यानी कि अगर आपने कोई आरसीएम वगैरह आपने कोई जमा करवाया है तो वो आरसीएम की एंट्री हमें करनी पड़ती थी, क्योंकि वो हमारी ऑटोमेटिक एंट्री 3B के अंदर नहीं आती है। तो उसका हमें एक बार हमारी लायबिलिटी शो करनी होती है और उसके बाद हमें उसका इनपुट भी ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई कैश लेजर के अंदर बैलेंस नहीं है तो जितना हमारा आउटपुट टैक्स बनता है आरसीएम का, तो वो हमें कैश लेजर के साथ हमें
उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो केवल अपने बात सकते हैं भी अगर आपका कोई आरसीएम का कोई काम ही नहीं था तो आपको 3B के अंदर मेहनत करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि आउटपुट आपका GSTR 1 से आ गया और इनपुट आपका GSTR 2B से आ गया। अगर उस कंडीशन के अंदर अगर आपने IMS डैशबोर्ड को संभाला है, नहीं संभाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं संभाला तो भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जितना आपका 2B के अंदर डाटा आ गया उतना उतना 3B के अंदर भी आपका इनपुट है जो आ जाता था। लेकिन अब कहानी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होने जा रही है सितंबर महीने की रिटर्न के अंदर। यानी कि अब सितंबर महीने के अंदर क्या होगा कि हमारी GSTR 1 की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही जाएगी जैसे अभी तक अपने फाइल करते आ रहे हैं। जो चेंजिंग जो GSTR 3B के अंदर जो हुई है वो ये हुई है कि अब जो हमारा सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 की रिटर्न को फाइल करेगा, ठीक है, GSTR 1 की रिपोर्ट को फाइल करेगा। अब वो पहले क्या था, ये पहले का हमारा जो आउट इनपुट था वो 2B के अंदर जाता था, ठीक है, क्योंकि हमारे जो 3B के अंदर जो इनपुट जाता है वो 2B से ही जाता है। लेकिन अब सितंबर महीने से क्या होगा भी आपका जो GSTR 1 का जो इनपुट आएगा आपके सप्लायर के द्वारा जो GSTR 1 फाइल करी गई है, जो आपका इनपुट बन गया वो अब आपके 2B में नहीं जाएगा, वो अब जाएगा कहाँ पर, IMS के अंदर। अब अपने एक बार IMS को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने GST पोर्टल पे गए, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करते हैं, GST की हमारी रिटर्न के डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो जैसे हमने डैशबोर्ड किया तो ये आपका आ गया यहाँ पर GSTR 2B, ठीक है। तो इस 2B के अंदर आपके पास देखोगे इनपुट आपका IGST का इनपुट, CGST का इनपुट और SGST का इनपुट है। और यहाँ आपका ITC अवेलेबल आ गया, जैसे कोई क्रेडिट नोट वगैरह कोई आ गया जो आपको रिवर्स करना है, वो यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट आ गया। यानी कि यहाँ पर आपके सप्लायर के द्वारा दिए गए क्रेडिट नोट भी यहीं आपको दिखेंगे और सप्लायर के द्वारा जो आपको टैक्स इनवॉइस दिए गए हैं वो भी आपको 2B के अंदर दिखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका पहला डाटा आपका कहाँ जाएगा, IMS के अंदर, ठीक है ना। अब IMS के अंदर मतलब आ गया, जैसे अपने IMS डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको IMS के अंदर दिखाएगा भी टोटल आपके कितने इनवॉइस है इस महीने के। तो टोटल आपको इनवॉइस भी दिखाई देगा, कोई इनवॉइस अमेंडमेंट है वो भी दिखाई देगा, कोई डेबिट नोट अगर आपको मिला है वो भी दिखाई देगा, कोई क्रेडिट नोट अगर आपको मिला है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब मान लीजिए जैसे आप यहाँ दिख रहे हो भी आपको B2B के इनवॉइस आ रहे हैं 127 इनवॉइस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप 127 इनवॉइस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने 127 इनवॉइस की जो डिटेल आ जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें ये 3 एक्शन यहाँ पर लेने पड़ेंगे, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट और पेंडिंग। एक्सेप्ट का मतलब आ गया ये इनवॉइस वास्तव में आपका ही है, इसका इनपुट आपको मिलेगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा इनवॉइस आ गया जो आपका सर्विस का था और वो जो टैक्स इनवॉइस तो आपका ही है, लेकिन उस इनवॉइस के ऊपर जितना टैक्स लग के आया हुआ है GST का, CGST का हो चाहे वो SGST का हो, उसका ITC लेने के लिए आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है। आपकी ITC उस कंपनी ले नहीं सकती, कोई ऐसा खर्चा भी हो सकता है, कोई ऐसी सर्विस भी हो सकती है। तो आपको एक बार कंफर्म करके अगर आपको उसका ITC मिल सकता है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज आपको इसको रिजेक्ट करना होगा। अगर आप अभी कन्फ्यूज के अंदर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आप इसको एक बार पेंडिंग एक्शन के अंदर भी आप इसको छोड़ सकते हो, यानी कि इसको इन फ्यूचर देखा जाएगा भी इनका इनपुट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप इसको पेंडिंग भी रख सकते हो। तो कहने का मतलब आ गया भी ये जो हमारा एक्शन है 2B के अंदर, अब वो पहले आपको IMS के अंदर ये इनवॉइस हमें दिखेंगे कुछ इस तरीके से। हालांकि इसको मैंने GST नंबर और जो हमारा बिजनेस के नाम है, ट्रेड नेम है उनको मैंने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको वो सारे के सारे GST नंबर भी यहीं दिखेंगे और उनका ट्रेड नेम भी आपको दिखेगा। तो जो जो आपके इनवॉइस है उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो आपके नहीं है जिसका ITC आपको नहीं देना उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मान लीजिए रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, और रिजेक्ट करने के बाद में क्या होगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल पूरी दिख जाएगी भी आपने कितने इनवॉइस एक्सेप्ट किए हैं, कितने आपने रिजेक्ट किए हैं, कितने आपने इसको पेंडिंग में रखा हुआ है। तो ये डिटेल आपको यहाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पर इसको एक्शन ले लोगे तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा कंप्यूट GSTR 2B, ठीक है ना। हालांकि अभी तक ये ITC लिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक सितंबर 2025 की GSTR 3B अभी प्रिपेयर हुई नहीं है 2B इसलिए, ठीक है। तो आपको जैसे ही अपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंप्यूट GSTR 2B, आपको ये अक्टूबर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब अपने सितंबर 2025 की 15 तारीख के बाद में, 15 अक्टूबर के बाद में, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपने जितने इनवॉइस लिए, जितना आपका इनपुट बनता है वो इनपुट अब आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस 2B के अंदर। अब यहाँ वो बाद में दिखेगा, लेकिन अभी तक क्या था, अभी तक ये इनवॉइस आपका IMS के साथ यहाँ पर भी दिखता, IMS में दिख रहा था और यहाँ पर भी इनवॉइस आ रहा था।
लेकिन अब वहाँ पर हमें एक एक इनवॉइस को चुन चुन के यहाँ पर अब लेके आना पड़ेगा। और ये जो आपका आईटीसी आएगा यहाँ पर 2B के अंदर, ये 2B का इनवॉइस अब आपके जो आपका आईटीसी है, ये GSTR 3B का जो हमारा आईटीसी अवेलेबल का है जो हमारा टेबल, इसके अंदर आपको यहाँ दिख जाएगा, ये यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी मेहनत आप करनी पड़ेगी। अब ये काम विशेषकर तो अकाउंटेंट लोगों का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आप अकाउंटेंट हो, आप बुक्स आप प्रिपेयर करते हो कंपनी की, और उसके बाद में जीएसटी की रिटर्न आप अपने टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट को या फिर सीए साहब लोगों को आप सेंड करते हो। तब उनको तो नहीं पता ना अभी आपकी बुक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे इनवॉइस हैं जिनका गुड्स आपने रीसेल पर्पस वास्ते परचेज किया हो, या आपने कोई सर्विस परचेज करी है, या आपका कोई इनवॉइस है वो आपकी कंपनी के लिए खर्चा बनेगा, इनडायरेक्ट है चाहे वो डायरेक्ट है। तो अब उन लोगों को तो नहीं पता, क्योंकि उन लोगों ने आपकी बुक्स तो देखी नहीं है। तो इसलिए ये काम है, ये अब अकाउंटेंट लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक एक इनवॉइस को देखकर हमें यहाँ पर सारा का सारा जो हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि आईएमएस का जो डैशबोर्ड है, वहाँ पर अब इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब इतना काम है जो अकाउंटेंट लोगों का जरूर अब बढ़ गया, क्योंकि अगर आप ये आईएमएस का जो एक्शन नहीं लोगे तो आप अपनी GSTR 3B रिटर्न को नहीं फाइल करोगे। आधे इनवॉइस आपने एक्सेप्ट कर दिए, आधे आपने छोड़ दिए, तो जितने भी ऊपर आपने एक्शन लिए हैं उतने के उतने ही आपको 3B के अंदर इसका आईटीसी जो मिलेगा। अगर आपका आईटीसी अगर मान लीजिए कुछ ऐसे इनवॉइस आपने छोड़ दिए, तो हो सकता है आपके आउटपुट की जो लायबिलिटी है वो बढ़ सकती है, आपके कंपनी को टैक्स है जो पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अकाउंटेंट लोगों की अब जो मेहनत है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसके साथ साथ अगर आपके कोई आरसीएम है तो आरसीएम की एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी, जैसे अपने पहले करते आ रहे हैं वैसे अब भी हमें करनी पड़ेगी। तो आपका मोटा मोटा आइडिया आपने समझ लिया। भी अब हमें सितंबर महीने की जो जीएसटी की रिटर्न है उसको फाइल करने से पहले हमें आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर जो इनवॉइस उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसको हमें 2B है उसको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, उसका जो आईटीसी है वो 3B के अंदर आएगा, तभी अपने सितंबर 2025 की रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इश्यू जो आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी कहानी अपने एक बार एक्सेल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को B2B कस्टमर को टैक्स इनवॉइस बना के दे दिया कुछ इस तरीके से, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट कस्टमर ने हमारे को वापस है जो रिटर्न कर दिया। तो और कुछ प्रोडक्ट हमने मान लीजिए सितंबर महीने के अंदर हमने परचेज भी किया हुआ है। तो देखो अब टैक्स लेजर हमारा किस तरीके से बनता है जीएसटी का। भी इनपुट का मतलब हो गया भी जो टैक्स हमने परचेज इनवॉइस के ऊपर दे दिया। जैसे मान लीजिए आप देखोगे भी 2997.46 का हमारा इनपुट है। ये इनपुट हमें कहाँ से मिला, जो हमने गुड्स परचेज किया था, जैसे ABC ट्रेडर्स से हमने परचेज की है, तो ये हमारा लिए इनपुट बन गया। और उसके बाद में ये हमारा आउटपुट टैक्स 861 रुपये का। अब 861 रुपये का आउटपुट कहाँ से बन गया, भी जो हमने कस्टमर को ये टैक्स इनवॉइस बना के दिए और इस इनवॉइस के ऊपर जो हमने टैक्स चार्ज किया ये हमारे लिए आउटपुट बन गया, तो ये हमारा आउटपुट टैक्स बन गया। ठीक है। अगर अपने डिफरेंस की बात करें तो इनपुट में से अगर अपने आउटपुट को एडजस्ट करेंगे तो अभी हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी वो माइनस में आ रही है। अपने कह सकते हैं भी टैक्स हमें डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। 2135.59 अभी भी हमारा जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास में एडवांस जमा पड़ा है। लेकिन अब कहानी यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट हमारे को रिटर्न वापस कर दिए और हमने उसके अगेंस्ट के अंदर कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू कर दिया। ठीक है, तो अब हमने तो क्रेडिट नोट इशू कर दिया, ये कहानी चल रही है B2B की, यानी कि रजिस्टर्ड कस्टमर को। तो उसके अगेंस्ट के अंदर कोई ई बिल हुआ है या ई इनवॉइस की हमारी जो भी कंप्लाइंस है जो हमने तैयार करनी थी वो हमने तैयार कर दी। तो जैसे हमने मान लीजिए क्रेडिट नोट बना दिया, प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गया, कस्टमर को हमने क्रेडिट नोट दे भी दिया और इसकी हमने GSTR 1 के अंदर इसकी रिपोर्टिंग भी कर दी। तो जैसे अपनी रिपोर्टिंग करेंगे तो जो हमारा कस्टमर है जब वो अपनी GSTR 2B को IMS डैशबोर्ड को देखेगा तो वहाँ पर ये क्रेडिट नोट उसको दिखेगा। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ अगर हमने क्रेडिट नोट इशू किया है तो हमारी जो आउटपुट की जो लायबिलिटी है वो और कम होनी चाहिए। तो यहाँ आपने कह सकते हैं सीधा सीधा भी जहाँ हमने 2135 रुपये, अगर इनपुट आउटपुट की बात करें तो 2135 रुपये और 59 पैसे हमारे गवर्नमेंट के पास एडवांस जमा पड़ा है। उसके बाद में 148 रुपये 73 पैसे का क्रेडिट नोट के जरिए हमारे पास में टैक्स है जो वापिस आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 2284, जहाँ 2135 रुपये लेना था अब हमारा 2284 रुपये और 32 पैसे का जो टैक्स है ये हमें गवर्नमेंट से लेना है। लेकिन अब ये जो रूल आया क्रेडिट नोट का, ये कह रहा है भी गवर्नमेंट ये कह रही है भी आपको 148 रुपये 73 पैसे का आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका जो कस्टमर है जब वो अपने IMS डैशबोर्ड को प्रिपेयर करेगा और आपने जो क्रेडिट नोट उसके IMS के अंदर जो दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ अपने बात करते हैं
भी ये जो क्रेडिट नोट उसको इस तरीके से दिखेगा। ये क्रेडिट नोट जैसे यहाँ पर अंदर आ रहा है, अगर मान लीजिए और किसी ने क्रेडिट नोट इश्यू नहीं किया, हमने एक सिंगल पर्सन नहीं किया है, तो यहाँ इसको 1 दिखेगा। जैसे वो क्रेडिट नोट पे क्लिक करेगा तो क्रेडिट नोट पे क्लिक करने के बाद में कुछ जैसे इनवॉइस दिख रहे थे उसी तरीके से उनको क्रेडिट नोट की डिटेल भी आएगी। तो अगर उन्होंने क्रेडिट नोट को यस कर लिया, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया, तभी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा 148 रुपये का। गवर्नमेंट कहेगी तभी आप हमारे से ये बात बोलोगे भी आप हम गवर्नमेंट से 2284 रुपये और 32 पैसे मांग रहे हैं। अगर कस्टमर ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया या इसको रिजेक्ट कर दिया तो गवर्नमेंट कहेगी ये आपने जो इनपुट अपना जो आउटपुट कम किया है ये आपको आउटपुट वापस करना पड़ेगा। हम आपको वापस 2135 रुपये 59 पैसे ये आप हमारे से मांग रहे हो, न कि 2284 रुपये मांग रहे हो। तो यानी कि कहने का मतलब आ गया भी जो इनवॉइस है वो तो उनको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो क्रेडिट नोट है या फिर कोई जो डेबिट नोट है, अगर आपके कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या आपके किसी सप्लायर ने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिए है, तो अगर आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो आपके जो सप्लायर की जो लायबिलिटी है वो वापस बढ़ सकती है। तो इसलिए आईएमएस डैशबोर्ड सितंबर 2025 मंथ की रिटर्न से अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक आपने इसके ऊपर एक्शन ले लिया तो भी ठीक था, नहीं लिया तो भी ठीक था, क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक डीम जितना हमारा 2B के अंदर आ रहा है उतना का उतना उसी मंथ का आईटीसी हमें 3B के अंदर मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर इनवॉइस के ऊपर अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे आप उसको रिजेक्ट करो, एक्सेप्ट करो और उसको पेंडिंग में लो। आई होप कि इस वीडियो से समझ गए होंगे भी अब हमें कितनी सावधानी के साथ अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है। सारे इनवॉइस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रिपेयर करनी जरूरी है। हाँ, अब आईएमएस चाहे आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से प्रिपेयर करो, जैसा मान लीजिए आप टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलता है, एक्सचेंज के अंदर अपने जाएंगे, ऑल जीएसटी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें डाउनलोड आईएमएस इनवॉइस का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो आप अपने चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास कोई भी हो, चाहे तो आप अपने सॉफ्टवेयर के जरिए भी इसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वहाँ से भी अपने आईएमएस डैशबोर्ड को इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का या फिर पेंडिंग का। और इसके अलावा अगर आपकी और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, अपनी पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या कमेंट के जरिए आपके कमेंट जो क्वेरी है उसका रिप्लाई देने की। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर कर लेना।